नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्पर्शी हल के माध्यम से एक फर्म की अतिरिक्त क्षमता के विचार को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हम अतिरिक्त क्षमता को समझें, हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। इस पूरी वीडियो के दौरान हमें दो बातें ध्यान में रखनी होंगी, या ये कह लीजिए कि हमेशा ये दो बातें हमें ध्यान में रखनी है। पहली है उत्पादक के संतुलन की शर्तें क्या होती हैं। तो ये दो शर्तें हैं, सीमांत लागत और सीमांत आगम परस्पर बराबर होने चाहिए। दूसरी है कि जहाँ पर ये बराबर हो वहाँ पर सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटता हो, न कि ऊपर से। तो ये दो शर्तें हमें ध्यान रखनी है। संतुलन कहाँ पर होता है उत्पादक का, जहाँ पर ये दो शर्तें पूरी होती हैं। और दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो है कि दीर्घकालीन संतुलन पर उत्पादक को सामान्य लाभ प्राप्त होता है। दीर्घकालीन संतुलन पर, अल्पकाल में उसे लाभ हानि सामान्य लाभ कुछ भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन दीर्घकालीन संतुलन पर उत्पादक को हमेशा सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। अर्थात दीर्घकालीन संतुलन पर फर्म की औसत उत्पादन लागत यानी कि AC और औसत आगम यानी कि AR परस्पर बराबर होते हैं। ये जो दोनों वक्र होते हैं ये दोनों परस्पर स्पर्श करते हैं एक दूसरे को। और पूर्ण प्रतियोगिता हो या अपूर्ण प्रतियोगिता हो या एकाधिकारिक प्रतियोगिता हो, कोई भी प्रतियोगिता हो, किसी भी प्रकार का बाजार हो, उसमें यही दो बातें लागू होती हैं। तो हम यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक का संतुलन और संतुलन बिंदु पर उत्पादन स्तर को देखते हैं। ये कहाँ पर निर्धारित होता है। हम ये मान लेते हैं कि MC और AC जो हैं ठीक ऐसी ही होती हैं जैसे कि यहाँ पर दिखाई गई हैं, यानी कि स्थिर होती हैं। और वो इस प्रकार है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि एक फर्म की जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं उस फर्म की औसत लागत और सीमांत लागत दी हुई है और वो स्थिर रहती हैं, चाहे पूर्ण प्रतियोगिता हो या अपूर्ण प्रतियोगिता हो। लागतों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये एक फर्म की सीमांत लागत और औसत लागत दी हुई है। ये उनके माध्यम से यानी कि इन वक्रों के माध्यम से उसकी लागत को दिखाया गया है। अब क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता है तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का जो मांग वक्र होता है वो एक सीधी रेखा होता है X अक्ष के समानांतर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और AR बराबर MR होता है। अब यहाँ पर जो संतुलन होगा वो होगा हमारा B बिंदु पर, क्योंकि B बिंदु पर दोनों शर्तें उत्पादक के संतुलन की पूरी हो रही हैं। दो शर्तें थी कि MC और MR परस्पर बराबर हों और MC MR को नीचे से काट रहा हो, तो वो B बिंदु पर यानी कि उत्पादक का संतुलन होता है। और क्योंकि ये दीर्घकालीन संतुलन है इसलिए AC बराबर AR होगा, यानी कि उत्पादक के संतुलन बिंदु पर AC और AR परस्पर स्पर्श करेंगे एक दूसरे को। अब यदि अपूर्ण प्रतियोगिता हो या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता हो तो उत्पादक का जो संतुलन होगा वो और उस संतुलन बिंदु पर उत्पादन का जो स्तर होगा उसको देखते हैं। यहाँ पर AR और MR नीचे की ओर गिरते हुए हैं क्योंकि अपूर्ण प्रतियोगिता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल वाला होता है। तो यहाँ पर जब ये ऋणात्मक ढाल वाला है, जैसे कि आप इस रेखा चित्र में देख सकते हैं, लाल रंग के दो वक्र, ऊपर वाला दाईं ओर वाला AR वक्र है और यानी कि मांग वक्र है, और नीचे वाला सीमांत आगम वक्र है। तो यहाँ पर फर्म जो है या उत्पादक जो है वो E बिंदु पर संतुलन में है क्योंकि MC MR को नीचे से काट रहा है। दोनों शर्तें E बिंदु पर पूरी होती हैं। अतः यहाँ पर क्या होगा कि कीमत का निर्धारण होगा OP1 का,
और OP1 कीमत पर उत्पादक जो है वो OQ1 उत्पादन करेगा, यानी कि वस्तु का जो उत्पादन है वो OQ1 के बराबर होगा। और ए बिंदु पर AC और AR परस्पर बराबर होंगे, क्योंकि ये दीर्घकालीन संतुलन है। तो दीर्घकालीन संतुलन में AC और AR बराबर होंगे, यानी कि सामान्य लाभ उपभोक्ता को प्राप्त हो रहा होगा। और अगर यहीं पर पूर्ण प्रतियोगिता होती, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, तो ये वक्र हमारा नीले रंग का AR बराबर MR ऐसा होगा, और तब संतुलन होगा B बिंदु पर और उत्पादन का स्तर तय हो जाएगा OQ2। तो हम जब तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत अधिक है, P0 P1 के बराबर कीमत अधिक है, और उत्पादन का जो स्तर है वो कम है। कितनी मात्रा कम है? Q1 Q2 के बराबर। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म जो है OQ2 उत्पादन कर रही होती है, और अपूर्ण प्रतियोगिता में OQ1 मात्रा का उत्पादन करती है फर्म, जबकि ऊंची कीमत वसूलती है। तो ये दर्शाता है, ये जो Q1 और Q2 के बीच का जो अंतर है, ये दर्शाता है अतिरिक्त क्षमता को। पूर्ण प्रतियोगिता में कोई फर्म अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करती है, अपनी पूर्ण क्षमता के साथ में उत्पादन प्रक्रिया को संचालित करती है, और OQ2 जो कि मैक्सिमम आउटपुट है, अधिकतम उत्पादन है, उसको वो उत्पादित करती है। लेकिन जब अपूर्ण प्रतियोगिता होती है या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता होती है, जो कि वास्तव में पाई जाती है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की अवचतें होती हैं और अपूर्णताएं होती हैं बाजार में, जिनकी वजह से फर्म जो है अपनी पूर्ण क्षमता का प्रयोग नहीं कर पाती, यानी कि फर्म में अतिरिक्त क्षमता शेष रहती है। और ये अतिरिक्त क्षमता जो है Q1 Q2 के माध्यम से आप इस रेखा चित्र में देख सकते हैं। अतिरिक्त क्षमता का विचार काफ़ी पहले से अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया, लेकिन वो इसको स्पष्ट नहीं कर पाए। अतिरिक्त क्षमता की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए चैम्बरलिन ने ये विधि दी, और इस विधि को हम स्पर्शी हल विधि कहते हैं, टच सॉल्यूशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि टच सॉल्यूशन का मतलब है कि यहाँ पर स्पर्श करती है, AC और AR परस्पर स्पर्श करते हैं, दोनों ही उसमें आप देख सकते हैं, बिंदु B पर भी और बिंदु A पर भी। यानी कि जो अतिरिक्त क्षमता का विचार है वो दीर्घकालीन विचार है, जबकि जो आरक्षित क्षमता रिजर्व कैपेसिटी का विचार है वो अल्पकालीन विचार है। उस पर हम वीडियो इससे पहले बना चुके हैं, उस वीडियो का लिंक हम आई बटन में दे रहे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी वो वीडियो देख सकते हैं रिजर्व कैपेसिटी के बारे में, ताकि आप इन दोनों के बीच का अंतर अच्छे से समझ सकें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपकी समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।